हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रियल नंबर क्लास टेंथ का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। ओके, सबसे पहला टॉपिक है थ्योरम 1.2। इसमें लिखा हुआ है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप a को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, ओके, तब p एक प्राइम नंबर है और p जो है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ओके, करता है। तो आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते थे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, ओके। तब p जो है a को भी क्या करेगा, डिवाइड करता है। तो आप इस चीज को लिख सकते हो a इज डिविजिबल बाय p, ओके। इसको लिख देते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये बोला गया है कि p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो मैं कोई भी एक प्राइम नंबर लेट कर लेता हूँ। लेट कर लिया, मेरे पास p मान लेते हैं, एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 5, ओके। अब यहाँ पर बोला गया है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर डिविजिबल बाय p। a को एक ऐसा नंबर लो, पहले a को मैंने ले लिया 25, ओके। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 6 to 5। अब इन्होंने बोला है कि जो a स्क्वायर है ना, वो p से क्या है, डिविजिबल होना चाहिए। तो a स्क्वायर कितना है मेरे पास, 6 to 5 डिवाइडेड बाय p। पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है, ओके। जब आप 6 to 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसका रिमाइंडर 0 होगा और जो क्वोशंट होगा वो डेसिमल में नहीं होगा। ऐसे केस को हम डिविजिबल का केस बोलते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 6 × 6, 6 × 12, 125 आएगा। एक और केस, देन a जो होना चाहिए वो भी p से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो a क्या है यहाँ पर हमारे पास 25 और p कितना है हमारे पास 5। देन रिजल्ट कितना हो गया, 5। देखो, ये मैं बस यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये दोनों जो मैंने नंबर्स लिए थे, ये क्या ये डिविजिबल है या नहीं, ओके, ये बता दिया। अब एक बात समझना, ओके, ये वाली बात में ये सारा कहाँ यूज होगा, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये बताना होगा कि √5 या √2 या √3 जो है इरेशनल नंबर है। देन ये कंडीशंस वहां पर यूज करनी है, ओके। चलो समझते हैं वो। ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर प्रूफ करना है √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा। सबसे पहले देखो, ये बात हमें पहले ही पता है कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। फिर भी हमसे पूछा गया है कि क्यों है √5 रैशनल नंबर, तो उसको प्रूफ करने का टेक्निक देखना। सबसे पहले मैंने कर दिया लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि जो √5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो क्या मैं √5 को कुछ ऐसा ले सकता हूँ, √5 = a/b, जहां पर वेयर a and b आर कोप्राइम, जहां पर a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्लियर? यहां पर क्या करा मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। √5 का स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर। देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली कितना बचा, 5। यहाँ पर कितना बचेगा, a² डिवाइडेड बाय b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये होगा 5b² = a²। तो ये हो गया b² = a² डिवाइडेड बाय 5। अब एक बात समझना, ओके, a² इज डिविजिबल बाय, ओके, यहां पर लिख दिया मैंने, इफ a² इज डिविजिबल बाय 5। अभी हमने देखो थ्योरम 1.2 में पढ़ा था, अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और 5 यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ओके। देन a
is also डिविजिबल बाय 5। ए भी 5 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, तो इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये बाद में यूज होगा। अब अच्छे से समझना, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, अब एक बात समझिए, अगर मैं a को 5 से डिवाइड करूं, a को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, अब देखो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई तो आंसर आएगा, तो उस आंसर को मैंने क्या मान लिया, c, और यहां पर बता दिया वेयर c इज अ इंटीजर, जहां पर c क्या है, कोई इंटीजर। क्लियर? अब समझना यहां पर, इसके आगे मैंने क्या करा, यहाँ पे फिर दोबारा कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू में c का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 25 c का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 25 है, इधर क्या क्या, सॉरी इधर ये डिवाइड है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, a स्क्वायर जहाँ लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया 5b स्क्वायर, और ये चीज कहाँ से पता चली, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू में 25 c का स्क्वायर, 5 के टेबल से कैंसिल आउट हुआ, तो b का स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू c का स्क्वायर। अब हमें एक बात बता थी, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b is also डिविजिबल बाय 5, तो b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां समझने वाली बात है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, यहां अच्छे से समझिएगा। देखो इक्वेशन सेकेंड में मैंने बताया था a जो है 5 से डिविजिबल है और b जो है 5 से डिविजिबल है। तो a और b की कोई भी ऐसी नंबर्स लो जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो मैं हिंट के लिए ना ऐसा करते हैं, यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ ना, एक हिंट है ये। तो मैंने a को ले लिया 25 और b को ले लिया मैंने 5 से ले लिया। देखो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, ये चीज हम पीछे भी सीख चुके थे। ओके, चलो, तो अगर मैं a की बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1। तो अब मुझे एक बात बताइए, इनका एचसीएफ क्या है? अगर इन दोनों नंबर की एचसीएफ की बात करूँ तो कितना होगा, तो वो होगा 5। देखो समझना, यहाँ पर इससे क्या पता चला, ए और बी को प्राइम नंबर है? नहीं। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो उन नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या इन दोनों नंबर का क्या इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आया? नहीं आया। तो मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। इससे क्या पता चला, थोड़ा समझिएगा। देखो स्टार्टिंग में हमने बोला था ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अभी हमने ए और बी के प्लेस पे ऐसे नंबर चूज करे जो कि 5 से डिविजिबल है, और फिर हमने चेक करा तो हमारा एचसीएफ कितना आया था, 5 आया था, जिससे ये पता चला कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से ये पता चला। और एक और चीज नोटिस करिए, आप चाहे ऐसे कोई भी नंबर लीजिएगा, उनमें हमेशा एक बार 5 तो कॉमन होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 5 is only 1 5 is at least 1
वन कॉमन फैक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक 5 तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप ये 625 के जगह पर 25 के जगह पर अगर आप 625 लेते हैं और 5 की जगह पर 25 लेते हैं, तब कम से कम कितने 5 आते हैं? 2। तो इसलिए मैंने लिखा है 5 इज एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या माना था कि ए और बी क्या है? कोप्राइम नंबर है, तो ये तो गलत हो गया। ए एंड बी आर नॉट a co-prime number. Okay, our assumption is wrong. जो हमने माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। Therefore root 5 is a irrational number। करें, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब एक बात समझिएगा, अगर एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव करना है कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, सॉरी √5 4 नहीं होगा, ओके, √5, √7, अगर ये नंबर्स आते हैं और ये नंबर्स ये प्रूव करने के लिए आते हैं कि इरेशनल है या नहीं, मतलब इसके साथ में कोई और नंबर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार √5 के साथ एक नंबर और है, 2 नंबर से, ओके, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो ये ओके सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर का आता है। अगर √5, √3, √2, √7 वाला प्रॉब्लम आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो अब इसको कैसे करेंगे समझिएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, देन 3 + 2 √5 की जो है इरेशनल नंबर उसको प्रूव करिए। ओके, ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे समझना। सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट कर रहा हूं 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? a/b वेयर a and b आर कोप्राइम, जहां पर ए और बी क्या है? कोप्राइम है। अभी इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें करना क्या होता है, रूट वाले नंबर को बिल्कुल फ्री रखना है। अब फ्री रखने के लिए क्या करेंगे, इधर प्लस इधर की क्या हो गया माइनस, इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर की क्या हो गया डिवाइड। ओके, अब हमें यहाँ पर एक बात समझनी है जो कि क्लास 9 की थी। ओके, बात यह है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर से रूट ये रेडिकल साइन खत्म हो जाए तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? रैशनल होता है। तो इसका रेडिकल साइन खत्म नहीं हो सकता, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। अगर मैं बात करूं √4 की वैल्यू 2 होती है, रेडिकल साइन खत्म, तो मतलब कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ओके, अगर मैं बोलूं √9 तो कितना हो गया? 3 होता है, दैट इज कॉल्ड रैशनल। अगर मैं बोलूं √8 को बस ज्यादा ज्यादा ये लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 2। ओके, कितने का पेयर बना? 2 का। तो इसको बाहर निकाला, अंदर कौन बचा? 2। तो रूट खत्म नहीं हुआ, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, देन इसको प्रूव करेंगे हम। देखो इस नंबर के ऊपर रेडिकल साइन है, ओके, ये खत्म नहीं हो सकता, तो ये नंबर कौन सा है? इरेशनल। और इसके ऊपर रेडिकल साइन है ही नहीं, तो ये नंबर कौन सा है? रैशनल नंबर। पहली बात, हमें एक बात पता है कि रैशनल नंबर जो होता है कभी भी बराबर नहीं होता है इरेशनल नंबर के। क्लियर? कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी बराबर नहीं होता। तो इससे पहले भी एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, कि √5 इज अ
रैशनल नंबर और 1/a/b-3 इज अ रैशनल नंबर, मतलब √5 रैशनल नंबर है और 1/2 a/b-3 जो है क्या है, रैशनल नंबर। अब हमें एक बात पता है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होते। ओके, तो मीन्स तो यहां से ये पता चला कि जो √5 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2 a/b-3 कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो इससे क्या पता चला, आवर assumption is wrong. Okay, therefore 3 plus 2 √5 is a irrational number. क्लियर, करते हैं नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में सिंगल नंबर नहीं है। ओके, जब रूट वाले नंबर के साथ कोई और नंबर होगा तो समझ जाना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2। तो अब समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम, जहां पर a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, रैशनलाइज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, इक्वल टू a/b। तो ये कितना हो गया, √2 डिवाइडेड बाय √2 कितना होता है, 2 होता है, इक्वल टू कितना हो गया, a/b। तो ये हो गया √2 इक्वल टू a/b। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में था तो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में। अब हमें पता है कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल, और ये कौन सा नंबर है, रैशनल। √2 इज अ, लिख देते हैं, वी नो दैट √2 is a irrational number और 2a/b is a rational number। ये बात हमें पता है कि जो irrational number होता है which is not equal to रैशनल नंबर। ओके, अगर रैशनल नंबर के बराबर नहीं है तो यहां से क्या सीखने को मिला कि √2 विच इज नॉट इक्वल टू 2a/b। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत हो गया। देयरफॉर 1/√2 is a rational number। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वही है, इस बार इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करा अपन लोगों ने, लेट कर लिया, लेट 7√5 is a रैशनल नंबर। तो 7√5 इक्वल टू कितना हो गया, a/b वेयर a and b आर
कोप्राइम, जहां पर ए और बी क्या है, कोप्राइम है। तो ये हो गया √5 इक्वल टू ए बाय मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। we know that √5 is a irrational number, a by 7b is a rational number। ओके, और ये बात हमें पता है कि जो irrational नंबर होता है irrational number which is not equal to rational number, कि rational number rational number के बराबर नहीं होता है। ओके, तो इससे क्या पता चला, √5 which is not equal to a by 7b। ओके, our assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत हो गया। therefore 7√5 is a irrational number। ओके, करेंगे अब नेक्स्ट। देखो फिर एक नया क्वेश्चन। ओके, इसमें भी वही इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कर लिया अपन लोगों ने, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 + √2 इक्वल टू क्या होगा, a by b, where a and b are कोप्राइम, जहां पर a और b क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। √2 को मैंने यहां रहने दिया, इक्वल टू a by b, इधर प्लस है, इधर की क्या होगा, माइनस। we know that √2 is a irrational number। देखो ये बात हम जानते हैं कि जो √2 होता है वो कौन सा नंबर होता है, irrational नंबर होता है। तो a by b minus 6 is a रैशनल नंबर। जो a by b minus 6 क्या है, वो रैशनल नंबर है। अब जो रैशनल नंबर होता है, irrational number which is not equal to रैशनल नंबर। क्लियर? तो यहां से पता चला कि जो √2 which is not equal to a by b minus 6, our assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत हो गया। ओके, therefore 6 + √2 is a irrational number। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 1 करेंगे। देखो इस एग्जाम्पल में लिखा है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n and with the digit 0। इन्होंने बोला है कि हमें एक नंबर लेना है 4 to the power n, और जहां पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, तो हमें बोला है कि क्या जो 4 की पावर n है, क्या उसकी लास्ट डिजिट, मतलब वो नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी, क्या वो 0 हो सकती है। पहले तो एक बार ना इसको रफली चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये पॉसिबल है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट
नेचुरल नंबर है। यहाँ पर n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओके। चलो एक बार n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4 होगा। क्लियर। n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 की पावर 2 कितना होगा, 16। और n की पावर 3 लेते हूँ तो 4 टू दी पावर 3 कितना होता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64। ओके, ये हो गया हमारे पास कितना, 64। देखो अब हमने क्या नोटिस करा यहाँ पर कि इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है ही नहीं। ओके, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 अगर होती है भी तो उसके लिए हमें क्या कर मतलब क्या चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा कि उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी या नहीं होगी। तो उस समझिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 30। देखो इसकी लास्ट डिजिट 0 है ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। मतलब अपन लोगों को एक बात पता चली, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो रीजन क्या है उसकी लास्ट डिजिट 0 आने का, कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 कंपल्सरी होना चाहिए। मतलब 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 होता है तो भी काम नहीं चलेगा, और 5 होता है तो भी काम चलेगा, दोनों होंगे तो ही काम चलेगा, तो ही लास्ट डिजिट 0 होगी। और ये जो 4 टू दी पावर n था, इसकी लास्ट डिजिट 0 इसीलिए नहीं था क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 में से कोई एक चीज नहीं है, मतलब 5 नहीं हो तो हम चेक कर लेंगे। ओके, अब यहां देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर था 4 टू दी पावर n। 4 टू दी पावर n को 4 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, सबको पता है क्या होता है, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 एंड होल टू दी पावर n। ओके, ये चीज हमने कहां से सीखी थी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कभी भी कंपोजिट नंबर हो, उसको प्राइम नंबर के टुकड़ों के में मल्टीप्लाई के रूप में अगर हम उसको लिखते हैं तो ये चीज यूनिक होगी और इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। क्लियर, ये चीजें सीखी थी हमने। अब हमें एक बात पता चली कि जो 4 टू दी पावर n है, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो मतलब 2 इज ओनली द प्राइम फैक्टर of 4 to the 5 or 4 to the power n. 5 is not the prime factor of 4 to the power n। देखो 2 इसके प्राइम फैक्टर में 2 है, 5 नहीं है, तो इसलिए इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। Therefore 4 to the power n never end with digit 0। Here n is a नेचुरल नंबर, इसलिए जो 4 टू दी पावर n है उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, नहीं होगी। और जहां पर n क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये एग्जांपल है हमारे पास सेकंड। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 6 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 3 3 1। 20 का करेंगे अगर हम 2 10 2 5 5 1। 6 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1 और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, जो दोनों में सेम होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एक तो ये सेम है और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 2। ओके, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ
अगर एलसीएम जो सेम होता है उसको एक बार ले लो, सेम कितना है 2 है, एक बार ले लो। अब जो बचा है सारा लिख दो, 3 ऊपर में 3 बचा है, नीचे में 2 और फिर क्या बचा है 5। अब 2 5 का कितना होता है 10, 10 बोले तो 0 मिल गया। 3 2 का कितना होता है 6, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 16। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने एग्जांपल थी, इसमें लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। ओके, मतलब इसका HCF भी निकालना है और फिर LCM भी निकालना है। पहला नंबर है 96, 2 से करेंगे 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर 2 से करा 2 to the 4, 2 4 द 8, फिर 2 से करा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 से करा 6 आया, 2 से करा 3 आ गया, 3 से करा 1 आ गया। अगर मैं 404 की बात करूँ, 404, 2 से करा 20, 2 से करा 2, फिर 2 से करा 10, 2 से करा 1, 2 से करा 5, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, सॉरी। ओके, अब ये कितने पे आ रहा है चेक करते हैं। देखो जब किसी प्राइम नंबर से, देखो लाइन वाइज प्राइम नंबर लिख लो और बारी बारी चेक करते रहना। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13 और 17, पहले इतने से चेक कर लेते हैं और फिर 19। ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से चेक करते हैं। 7 का कोई रूल नहीं होता है, 7 on the 7 कितना आ गया 3, नहीं आ रहा। 7 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 13 से चेक कर लेते हैं। 13 के टेबल में भी नहीं आता है नंबर। ओके, हाँ 13 का टेबल में नहीं आता है, 13 इधर नहीं आता। 17 में चेक कर लेते हैं, इस 17 में भी नहीं आता। ओके, 17 14, 17 में भी नहीं आता, ये 19 में भी नहीं आता। ओके, तो ये नंबर 101 में ही आता है, 101 में ही आता है। ओके, इसी के टेबल में आता है ये नंबर। ओके, तो अगर मैं सॉरी 96 को लिख सकता हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 1 2 3 4 5, 3 4 5 इंटू में 3, और ये 4 0 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। ओके, चलो अब देखना दोनों की, अगर मैं HCF की बात करूं, दोनों में सेम कितना है 2 इंटू 2, वी विल गेट 4। अगर LCM की बात करूं, जो सेम होता है उसको एक बार लिख लो। ओके, एक तो ये 2 आ गया जिसका पेयर बन रहा है, एक ही आ गया। अब जो बचा सारा लिख दो, कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, फिर ये 3 इंटू में 1 0 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 303, तो सीधी सी बात है 32 इंटू 303, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 303 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टू द 6 0, 3 3 टू द 6, 3 3 द 9 0, 3 3 द 9, 6 9 6 9। ओके, तो रिजल्ट आया हमारे पास कितना 9696। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 4, इसमें लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 670 to 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का जो प्रॉब्लम था वो NCERT की एक्सरसाइज में नहीं है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आगे आपको पता चलेगा।
मेरे पास 3 नंबर है, एक 6, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 3 3 1, फिर इसका नेक्स्ट नंबर है 72, तो उसके बाद करूंगा 2 36 2 18, ओके 2 9 3 3 3 1, उसके बाद है 120, 120 का करेंगे 2 62 32 15 3 5 5 1, क्लियर। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 3, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 3 2 2 2 3 3, हाँ सही है। देखो अब यहाँ पर एक बात समझनी है, एचसीएफ जो तीनों में सेम होगा वो होता है एचसीएफ। एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो एचसीएफ की बात करूं 2 इंटू 3 वी विल गेट 6। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, देखो अब हमारे पास 3 नंबर है, तो यहाँ पर एलसीएम पता कैसे लेते हैं, पहले 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर 2 के जोड़े, और फिर जो सिंगल नंबर बचेंगे सारे लिख देंगे। अगर मैं 3 के, देखो 3 के पेयर की बात करूं तो 3 के पेयर में एक ये आ रहा है, 3 के पेयर में एक ये आ रहा है। अब 2 के पेयर बनाओ, 2 के पेयर में ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और कोई आ रहा है 2 का पेयर नहीं। अब बचा क्या, सिंगल नंबर, सिंगल नंबर में ये और ये बचा है, तो कितना आ गया 3 इंटू 5, ओके 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 मिल जाता है, ओके 3 टू द 6 6 टू 12 12 3 जा 36, ये आ गया 360, क्लियर। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो पहले करा था हम लोगों ने, इसमें प्रूव दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। दोबारा करते हैं, समझिएगा, ओके। लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। अगर रूट 3 रैशनल नंबर है, रूट 3 इक्वल टू कितना होगा, a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। जहां पर ये कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है। यहां पर क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, ओके। स्क्वायर से रूट कटा, कितना आ गया 3 इक्वल टू a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये आगे यूज होगा, ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में, इफ a स्क्वायर इज divisible by 3, then a is also divisible by 3। देखो थ्योरम 1.2 में ये पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर, a कोई इंटीजर और a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब एक छोटी सी बात समझना, अगर मैं a को 3 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं a को 3 से डिवाइड करूंगा, कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही आएगा। तो उस आंसर को मैंने क्या ले लिया, c ले लिया, और जहां पर बता दिया वेयर c इज अ इंटीजर, जहां पर c क्या है, इंटीजर है, ओके। अब समझिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा, दोबारा ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी।
अगर दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, a/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू ओके c का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर इक्वल टू 9c का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था, इक्वेशन नंबर 1 में सीखा था जहां पर a का स्क्वायर लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 3b का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर की जगह पर हम लोगों ने लिखा 3b का स्क्वायर इक्वल टू 9c का स्क्वायर। 3 के टेबल से कैंसिल आउट हुआ तो b का स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर। अब एक बात समझना, ये नंबर इसके नीचे जाएगा तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू c का स्क्वायर। इफ b स्क्वायर इज divisible by 3, then b is also divisible by 3। ओके, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। देखो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी है, बात क्या है वो समझेंगे पहले। इक्वेशन नंबर 2 में हमने सीखा ये कि a जो है वो 3 से क्या हो रहा है, डिविजिबल। तो a को एक ऐसा नंबर, देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, a को एक ऐसा नंबर लो, मैंने मान लेते हैं a को मैंने ले लिया ओके 9 ले लिया, कितना 9। देखो 9 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और b को मैंने ले लिया ओके 18 ले लेते हैं, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है ओके 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे थे ना ओके। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब b एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 से क्या होता है, होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का फैक्टर अगर मैं करूँ तो 3 इंटू 3 आएगा। 18 का अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू ओके 2 9 द 18, तो ये आ गया 3 इंटू 3। अगर दोनों में एचसीएफ की बात करूँ तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, कम से कम एक 3 इंटू 3 वी विल गेट 9। क्या ए और बी का एचसीएफ जो कितना है 9 है ओके। तो क्या यहाँ पर ए और बी को प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर तब होता है तब उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से पता चला कि ए एंड बी आर नॉट अ को प्राइम नंबर ओके। यहाँ से पता चला कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है ओके। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा आपको पता चलेगा, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया है ओके। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें पता चला कि ए और बी के ओके जो कॉमन फैक्टर हो उसमें कम से कम एक बार 3 तो आएगा ही आएगा। कितनी बार 3, एक बार 3। 3 is at least 1 common factor of A and B। 3 जो है कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो आएगा है, क्योंकि देखो एग्जांपल जरूर नहीं है कि मैंने 9 और 18 लिया है तो आप भी 9 और 18 लो, आप 3 ले लो या 9 ले लो ओके। तो कम से कम एक बार 3 तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ही देगा इनके कॉमन फैक्टर में, जबकि हमारे पास जो एग्जांपल था उसमें 2 बार 3 दिखाई दिया है, तो इसलिए मैंने एक वर्ड मेंशन कर दिया है यहाँ पर एटलीस्ट ओके। तो आवर assumption is wrong जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। therefore √3 is a irrational number। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखो शो करना है 5 माइनस रूट 3 जो है क्या है वो इरेशनल नंबर है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम देखो, सिंगल नंबर होगा, सिर्फ सिंगल नंबर होगा तो ज्यादा मार्क्स का होगा, उसके साथ में कोई भी एक नंबर ऐड हो जाएगा तो वो कम नंबर मार्क्स का होता है क्योंकि इसकी लेंथ भी छोटी होती है। लेट ओके 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को लिखते हैं a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ओके, इधर प्लस है, इधर क्या कितना हो गया माइनस, इधर माइनस है, इधर क्या होगा प्लस। ऐसा करने से क्या मिला हमें कि रैशनल नंबर अलग मिल गया हमें और रैशनल नंबर अलग मिल गया। वी नो दैट, लिख देते हैं अब इस बात को, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, 5 माइनस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब जो इरेशनल नंबर होता है विच इज नॉट, देखो ये बात हमें पता है, इरेशनल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ओके, तो मीन्स रूट 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस a बाई बी। our assumption is wrong. Okay, therefore 5 minus root 3 is a irrational नंबर। तो हमें पता चला जो 5 माइनस रूट 3 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, एग्जाम्पल 7, शो दैट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। हमें ये शो करना है, समझिएगा। सबसे पहले हमने लेट कर लिया 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, जहां पर a और b कैसे नंबर है, कोप्राइम। इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो गया डिवाइड। वी नो दैट रूट 2 इज अ irrational number, a by 3b is a rational number। ओके, और ये बात हमें पता है कि जो irrational number होता है which is not equal to rational number मीन्स रूट 2 जो है वो बराबर नहीं होगा a बाय 3b। ओके, देयर सॉरी, इससे क्या पता चला, आवर assumption is wrong, therefore 3 root 2 is a रैशनल नंबर। ठीक,
चैप्टर कंप्लीट होते हुए। ओके, मिलते हैं जल्दी फिर नई वीडियो के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।